आप सभी का ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में स्वागत है। और हम लोग जो है वो झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो है वो हम लोग झारखंड का भूगोल जानेंगे, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। तो देखते हैं हम लोग झारखंड के भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं। इसको हम लोग जो है वो 4-5 वीडियोज़ में देखेंगे। 4-5 वीडियोज़ में किस तरीके से देखेंगे, तो पहला जो है वो तो हम लोग बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। झारखंड का स्थिति क्या है, किस किस राज्यों से ये सटा हुआ है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो पहला में होगा। फिर इसी में भूगर्भिक संरचना भी देखेंगे। और उसके बाद जो है वो झारखंड की जलवायु जो है वो, ये सारे जो हैं ये 3 चीज़ ये एक पार्ट में रहेंगे। दूसरे पार्ट में जो है वो झारखंड की प्रमुख नदियाँ को देखेंगे। झारखंड की प्रमुख नदियों को देखने के बाद जो है एक अलग पार्ट में जो है वो प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध को भी देख लेंगे। उसी में नदी घाटी परियोजना को भी देखेंगे। और उसके बाद जो है वो झारखंड की सतही मिट्टी जो है, फिर खान और खनिज जो है उसके बारे में जानेंगे। और तब जाकर के फिर परिवहन और संचार को जानेंगे। और इस प्रकार से फिर झारखंड का भूगोल जो है हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग झारखंड का भूगोल स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, मतलब पूरा भारतवर्ष ही उत्तरी गोलार्ध में, तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के कहाँ तक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट तक है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो इसका फैलाव जो है वो क्या है, 21 डिग्री 58, मतलब विस्तार जिसको कहेंगे कि 21 डिग्री 58 मिनट उत्तर से लेकर के 25 डिग्री 58 मिनट उत्तर तक है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो झारखंड की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है। तो झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो झारखंड की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है। तो झारखंड के दक्षिणी भाग में किस राज्य से लगता है, तो झारखंड का जो दक्षिणी भाग है वो ओडिशा से लगता है। तो झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है, तो उड़ीसा से लगता है। कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था, तो 1948 ईस्वी में जो है वो सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था। सरायकेला खरसावां उस समय जो है उसको, जब झारखंड विभाजित नहीं हुआ था, मतलब उस समय जो है अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था 1948 में, क्योंकि अविभाजित झारखंड कहने का मतलब वो उस समय बिहार का ही अंग था। अगला प्रश्न है, अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था, मतलब क्षेत्रफल उस समय पूछा जा रहा है जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो उस समय जब झारखंड और बिहार है, ये दोनों को मिला करके इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो हो जाता है 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। 1,74,038 वर्ग किलोमीटर जो है वो अविभाजित बिहार का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है, तो नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए, इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, तो बिल्कुल जटिल है भाई। इस भाग की स्थलाकृति विषम है, तो काफ़ी विषम है। पठारी क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं, ठीक है ना, कहीं समतल क्षेत्र भी हैं। तो पूरा का पूरा ये जो है पठार है, तो ऑब्वियसली ये जो है वो काफ़ी स्थलाकृति यहाँ की विषम है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनाच्छादित है, तो बिल्कुल भाई झारखंड का जो अधिकतर भाग जो है वो वनाच्छादित है, वनों से भरा हुआ है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है कि यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, यह उत्तर गलत है, क्योंकि झारखंड जो है वो कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल नहीं है। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है ना, तो झारखंड के अधिकतर भागों की ऊंचाई जो है वो लगभग जो है वो 300 मीटर है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर जो है वो झारखंड के अधिकतर भागों की लगभग ऊंचाई है ना। लगभग ऊंचाई मतलब औसत ऊंचाई है। तो चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना कहने का मतलब क्या है कि झारखंड जो है वो, झारखंड के जो मतलब जो सतह है, लैंड है, उसके नीचे जो है वो कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं या वो सारा, तो वो भूगर्भिक संरचना कहलाएगा, ठीक है। तो झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है, तो अभाव है मतलब कमी है। तो कुड़प्पा तंत्र की जो चट्टानें हैं, तो कुड़प्पा तंत्र की चट्टानों का अभाव है, बल्कि झारखंड में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिल जाएंगी, आर्कियन क्रम की चट्टानें भी मिल जाएगी, और विंध्य क्रम की भी चट्टानें जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन कुड़प्पा तंत्र जो है उसकी चट्टानें झारखंड में इसका अभाव है। झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण किस युग के प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आर्कियन।
आर्कियन जो है वो आर्कियन युग के प्राचीनतम शैलों, शैल का मतलब पत्थर होता है, और चट्टानों से झारखंड के आधार का निर्माण हुआ है। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा गोंडवाना। तो झारखंड में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। तो जो कोयला प्राप्त होता है वो कौन सी चट्टानों से होता है? तो गोंडवाना से हो जाता है। निम्न में से क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो चूना पत्थर जो है वो विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। देखिए, गोंडवाना चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है, चूना पत्थर जो है वो विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ युगीन का मतलब होता है ना किस किस युग में किस किस पत्थरों का, मतलब यहाँ पे जैसे आर्कियन युग हम लोग बोलते हैं, गोंडवाना बोलते हैं, तो ये युग है। युग कहने का मतलब क्या हो गया ना कि मतलब वो टाइम फ्रेम में इसको बांटा गया, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जिसको कहते हैं। झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टान जो है वो कोल्हान क्षेत्रों में पाई जाती है। कोल्हान क्षेत्रों में जो है वो धारवाड़ युगीन चट्टान पाई जाती हैं। धारवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे जो है वो बलुआ पत्थर प्राप्त नहीं हो सकता। धारवाड़ चट्टान जो है या धारवाड़ युगीन चट्टान जो है उसमें से बलुआ पत्थर प्राप्त नहीं हो सकता है। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? तो एस्बेस्टस जो है वो झारखंड के आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है, इग्निशियस रॉक भी जिसको हम लोग कहते हैं ना। तो झारखंड के जो आग्नेय क्रम की चट्टानें होती हैं उससे एस्बेस्टस प्राप्त होता है। रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो रोहतास पठार जो है उसके दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में जो है वो चूना पत्थर की प्रधानता है। गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और किस नदी घाटी के बीच में है? तो इसका जो है वो हो जाएगा औरंगा नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी और औरंगा नदी घाटी के बीच में जो है वो गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता है। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर घाटी जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से कोयला काफ़ी प्रचुर मात्रा में निकलती है। छोटा नागपुर पठार के किस भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिमी भाग को, छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग को पाट क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वो उच्च भूमि है और उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तो झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है? तो लेटेराइट मृदा। ठीक है ना। तो झारखंड में जो है वो लेटेराइट अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप जो है बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है। ठीक है। झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से क्या रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है वो हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा है। तो देखिए, झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाया जाता है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊपर है। देखिए, कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें जो है ना सर्वप्रथम कर्नाटक में मिली थी, कर्नाटक के कुड़प्पा क्षेत्रों में। तो इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है कि कुड़प्पा तंत्र की चट्टानें। और कुड़प्पा क्षेत्र वगैरह जो है वहाँ पे वो देखिएगा वो समुद्र तल से नीचे या समुद्र तल के ये में रहा था। तो इसीलिए तो अगर यहाँ पे झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं मिलती है तो इससे यह पता चलता है कि जो झारखंड है वो हमेशा ही समुद्र तल से काफ़ी ऊपर रहा है। तो देखिए पठारी क्षेत्र है, कितना ऊँचा है ये तो सबको पता है। तो पठारी क्षेत्र जो होते हैं हमेशा समुद्र तल से ऊपर होते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों को किस काल के पर्वत हैं? तो ये जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं वो किस काल के पर्वत हैं? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत हैं। प्री कैम्ब्रियन काल के जो पर्वत हैं कौन कौन? तो झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में जो स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ, अवशिष्ट पहाड़ियाँ कहने का मतलब अब वो पहाड़ियाँ पहाड़ के रूप में नहीं रहे हैं बल्कि उनका अपर्दन हो चुका है, उसमें वेदरिंग हो चुका है, तो उसके कारण जो है वो अब क्या हो चुके हैं, मतलब पहाड़ का रूप नहीं रह चुका, इसीलिए उसको अवशिष्ट पहाड़ कहा जाता है। किस समूह की चट्टानों को मूलनाइस समूह कहा जाता है? ठीक है ना। तो मूलनाइस जो है वो आर्कियन समूह की चट्टानों को कहा जाता है। किस कल्प की चट्टानों में जीवाश्म रहित होते हैं? तो किस कल्प की जो चट्टानें हैं वो जीवाश्म रहित होते हैं, मतलब जीवाश्म उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो कैम्ब्रियन से पूर्व, तो कैम्ब्रियन पूर्व काल की चट्टानें होती हैं, जो कल्प की चट्टानें होती हैं वो जीवाश्म रहित होती हैं। जीवाश्म का मतलब उसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता, जीव का अंश। ठीक है। तो वो चट्टानों जिसमें पेड़ पौधा दब जाए, जानवर दब जाए तो वहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। लेकिन जो प्री कैम्ब्रियन है, मतलब कैम्ब्रियन पूर्व जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा जो है वो इग्निशियस रॉक था सारे तरफ, मतलब पूरा का पूरा आग, तो उस समय वेजिटेशंस वगैरह कुछ थे नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना।
तो कोल्हान संघ को जो है झारखंड में कुड़प्पा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो कुड़प्पा। सेमरी श्रेणी किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो सेमरी श्रेणी जो है वो सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। सेमरी श्रेणी किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो सोन नदी घाटी के अंतर्गत में सेमरी श्रेणी आता है। छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई थी? तो भ्रंश घाटी की रचना जो है वो ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प के बीच में हुई थी। मतलब अपर कार्बोनिफेरस टू पर्मियन एज, ये जो टाइम है इस पीरियड में छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना हुई थी। तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर के पर्मियन कल्प के बीच में जो छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था। पुराजीव महाकल्प किस नदी का विस्तार हुआ था? पुराजीव महाकल्प में, पुराजीव महाकल्प जो है उसमें किस नदी का विस्तार हुआ था? तो उसमें जो है वो दामोदर नदी घाटी का विस्तार हुआ था। दामोदर नदी का विस्तार हुआ था कब? तो पुराजीव महाकल्प के समय। ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में किस श्रेणी है? ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचेत श्रेणी है। तो देखिए ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ है तथा निचले स्तर में जो है वो पंचेत श्रेणी है। दामोदर संघ 4 समूहों में विभाजित है, निम्न में से कौन इस समूह का अंग नहीं है? तो हम लोगों को बताना है कौन नहीं है। तो देखिए दामोदर संघ में करहर बारी है संघ है, बराकर संघ भी है और रानीगंज भी है, लेकिन राजमहल जो है वो नहीं है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा राजमहल। तो दामोदर संघ 4 समूह में विभाजित है, इनमें से जो है वो राजमहल संघ इनका समूह नहीं है। राजमहल समूह का ये जो है मतलब इस समूह का अंग नहीं है राजमहल। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि कौन सा समूह जो है वो गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है? तो बराकर नदी जो है, बराकर नदी, ठीक है ना, तो बराकर समूह जो है वो गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक कोयला प्रमुख क्षेत्र है। मतलब सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र कौन सा है? तो बराकर। किसका? तो गोंडवाना महासंघ का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्न में से कौन सा मध्यजीव महाकल्प का अंग नहीं है? तो मध्यजीव महाकल्प का अंग नहीं है, उसका उत्तर हो जाएगा क्रीटेशियस। ठीक है ना, तो क्रीटेशियस जो है वो मध्यजीव महाकल्प का अंग नहीं है। और क्रीटेशियस के अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो जुरासिक, कैम्ब्रियन, ट्रियासिक, ये सभी मध्यजीव महाकल्प का अंग है। किस महाकल्प में जो स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है? तो मनुष्यों और स्तनधारी का जो उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से नूतन जीवी महाकल्प में हुई है। नूतन जीवी महाकल्प में जो है वो स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है? तो झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र, झारखंड पठारी क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। तो पूरा का पूरा दक्षिण भारत जो है हमारा वो कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। और पूरे दक्षिण भारत के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो झारखंड जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी, जिसको पारसनाथ की पहाड़ी भी कहते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, यह प्रश्न है। तो इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। तो कितना उत्तर हो जाएगा? 1365 मीटर जो है वो पारसनाथ की ऊंचाई है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। झारखंड की भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो झारखंड को भौतिक विभाग मतलब फिजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको जो है वो 4 भागों में बांटा गया। तो भारत को जो है वो भौतिक विभाग, सॉरी भारत नहीं, झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है। पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पाट के पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 3600 फीट है। पाट का पठार किसको बोलते हैं? पाट क्षेत्र बोलते हैं, जो उच्च क्षेत्र है ना। पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो बताना है किस जिले में नहीं है। तो देखिए लोहरदगा में है, लातेहार में है, गुमला में है, गढ़वा में नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा में जो है वो पाट के पठार का विस्तार नहीं है। ये जो है वो झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में आते हैं, उसको पाट का पठार बोला जाता है। नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो नेतरहाट क्षेत्र जो है वो पाट के पठार क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो देखिएगा नेतरहाट जो है वो लातेहार में है, ठीक है ना। तो लातेहार तो वैसे भी हम लोग इसके ऊपर वाले प्रश्न में देख चुके हैं कि पाट के पठार का विस्तार किस जिले में, तो लातेहार में है। और लातेहार में ही नेतरहाट है, तो नेतरहाट तो पाट का पठार का भाग हो जाएगा, है ना। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार किस मैदान का उदाहरण है? तो ये जो है वो संप्राय मैदान का उदाहरण है। तो छोटा नागपुर स्थित रांची का जो पठार है वो किस मैदान का उदाहरण है? तो संप्राय मैदान का उदाहरण है। रांची के पठार के ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है और निचली भाग को क्या कहा जाता है?
तो निचली भाग को दोन कहा जाता है। देखिए रांची के पठार के ऊपरी भाग को, तो जो ऊपरी भाग है उसको टांड कहा जाता है और निचली भाग को दोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दोन कहा जाता है। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 73 मीटर है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 73 मीटर है। रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं? तो रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, देखिए यही है छोटा नागपुर का पठार। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार को मिला दे तो ये बन जाएगा छोटा नागपुर का पठार। और ये दोनों को अलग करने का काम जो है वो किसके कारण हो पाता है? तो दामोदर नदी। ठीक है ना। तो दामोदर नदी अपने मतलब बहते बहते जो है वो एक लंबे कालखंड में जो है वो उस पठार को दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है ना। तो रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार जो है वो दामोदर नदी के धारा के कारण अलग हुए हैं। कहने का मतलब देखिए नदी जब अपने बहुत युगों से बहती आती है, तो नदी जब अपने बहते हुए कालखंड में क्या करती हैं कि पठारों, चट्टानों, जो भी चीज़ रहेगा, पहाड़ पर्वत, सबको काट करके अपना रास्ता बनाते जाती है। इसीलिए हम लोग गॉर्ज पढ़ते हैं जिसको खड्ड भी बोलते हैं ना। तो देखते हैं हिमालय नदी से बहुत सारी नदियाँ, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो हिमालय में बहुत सारे गॉर्ज का निर्माण करती है, क्योंकि जब वो पानी अपने धार में बहती हैं तो वो सबको काटते हुए, पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ते जाती है। और समझिए कि झारखंड का पठार में छोटा नागपुर का पठार जो है वो पहले रांची का पठार और हजारीबाग का पठार मिला हुआ था, जुड़ा हुआ था, लेकिन ये दामोदर नदी अपने बहते हुए समय में धीरे धीरे इसको काटते गई और आज जो है ये दो भाग में बट चुका है। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितनी फीट है? तो हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितनी फीट है? तो ये हो जाएगा 1000 फीट है। कितनी फीट है? तो 1000 फीट है। कितनी फीट की समोच्च रेखा झारखंड के बिहार के मैदान से अलग करती है? ठीक है। तो ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 फीट की समोच्च रेखा जो है, 500 फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है। झारखंड को जो है वो बिहार के मैदान से अलग करती है 500 फीट की समोच्च रेखा। झारखंड की सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? देखिए सबसे पश्चिमी और सबसे ऊंचाई, तो हम लोग बार बार इसको पढ़ चुके हैं कि पाट क्षेत्र जो है वो पश्चिमी भाग में है और ऊंचा वाला क्षेत्र में। तो सबसे झारखंड का सबसे पश्चिमी और सबसे ऊंचा वाला भाग को हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? फिर से वही प्रश्न है ना। तो हम लोगों को बताना है कि पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है। तो देखिए पलामू में है, गढ़वा में है, लोहरदगा में है, तो साहिबगंज में नहीं है। साहिबगंज इसका उत्तर हो जाएगा कि साहिबगंज में जो है वो पाट प्रदेश का विस्तार नहीं है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो इसमें से बताना है आपको कि झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है ये किसके अंतर्गत में आती है? तो ये हो जाएगा बाहरी छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आती है। तो बाहरी छोटा नागपुर का जो पठार है उसके अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? तो हम लोगों को बताना है इसमें से लावा से किसका हुआ है। तो देखिए राजमहल की पठार जो है ना, इसका निर्माण जो है वो लावा से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो संथाल परगना के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालभूम तथा पश्चिम में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो ये जो है वो सारंडा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो देखिए चाईबासा का मैदान जो है उत्तर में दलमा से, दक्षिण में कोल्हान से, पूर्व में ढालभूम से तथा पश्चिम में सारंडा से घिरा हुआ है। सारंडा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो हम लोग जो है हम लोग क्या है कि हम लोग पठार से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस देख लिए, या बोल सकते हैं कि झारखंड के जो भूगर्भिक संरचना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए। अब जो है वो हम लोग यहाँ पे झारखंड की जलवायु को डिस्कस करते हैं और झारखंड की जलवायु को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जलवायु और मौसम में अंतर होता है। तो आपको पता है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। जब हम लोग छोटे कालखंड में जब हम लोग हवा, उसके तापमान, वर्षा, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है मौसम। लेकिन उसी क्षेत्र का जब हम लोग एक बहुत लंबे कालखंड के लिए 50 वर्षों के लिए, 100 वर्षों के लिए, जब वहाँ का तापमान, वहाँ का हम लोग ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, वहाँ की हम लोग हवा का स्पीड, वहाँ पे वर्षण किस तरीके से होता है, जब इन सब का अध्ययन करते हैं तो वही जलवायु कहलाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इससे, झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो झारखंड में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। सबको पता है, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और गर्म ऋतु, जिसको हम लोग गर्म ऋतु को ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं ना। तो समर हो गया, विंटर हो गया और रेनी हो गया ना। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो नेतरहाट है ना।
झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये लातेहार के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ना। तो लातेहार जो है, लातेहार में नेतरहाट है, और नेतरहाट बहुत ही अच्छा जगह है, दर्शनीय स्थल है, एकदम मन मोहक जगह है। अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है? तो अयोध्या प्रसाद जो व्यक्ति हैं, ये झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किए हैं? तो ये 7 जलवायु प्रदेशों में उन्होंने विभाजित किया है। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो डेल्टाई प्रभाव कहने का मतलब क्या होता है? जहाँ डेल्टा बनती है ना, तो इस प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो पूर्वी संथाल परगना में जो है वो झारखंड में डेल्टाई वाला मौसम मिल पाता है ना। निम्न में से कौन सा, हाँ ठीक है, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी मतलब पूछा हुआ है, उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुमला। तो जो है वो झारखंड में जो गुमला जिला है वो जो है उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है वो धनबाद आता है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जो है वो जमशेदपुर में पड़ती है। जमशेदपुर में क्यों पड़ती है? तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि टाटा स्टील कंपनी जो है वहीं पे है, और उसके कारण भी वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह जो है उसके कारण वहाँ का तापमान बढ़ा हुआ है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी मिलीमीटर होती है? तो औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1200 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? तो 1200 मिलीमीटर होती है। झारखंड का कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर है? तो कितना मिलियन घन मीटर है? तो ये हो जाएगा 28,781। 28,781 मिलियन घन मीटर जो है वो झारखंड का कुल जल संसाधन है। तो हम लोग जो है वो झारखंड का भूगोल देख रहे हैं, और इस झारखंड के भूगोल में हम लोग झारखंड के बेसिक इन्फॉर्मेशंस देखें कि उसकी अवस्थिति क्या है, आकार क्या है, उसकी भूगर्भिक संरचना को भी देखें, और झारखंड की जलवायु को भी समझ चुके हैं। अगले क्लास में जो है हम लोग वो झारखंड की प्रमुख नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और जब भी आपको लगे कि मतलब किसी भी प्रकार का सजेशंस देना हो, किसी भी प्रकार की बात को रखना हो, तो आप उसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हुए अपने विचार को प्रकट करें, ताकि उसके अनुसार से हम जो है वो और भी कार्य को कर सकें। आपका इस प्यार और सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। ह्यूमैनिटीज साइंस में बने रहें।